ओके, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैरोसेल। हम लोग को देखना है कि वॉच लिस्ट में डालना है कि ये वॉन लिस्ट में डालना है। तो हम लोग एक 20-25 मिनट्स का एनालिसिस करेंगे कि भाई ये कंपनी देखने लायक है भी या नहीं है। तो हम लोगों के लिए क्या है ना, कंजर्वेटिवली ये कंपनी 16-18% से ज़्यादा बनाना चाहिए अपने लिए, अगर ऐसा है। एंड हम लोग देखेंगे भी कि फाइनेंशियल्स क्या है कैसा है करके। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो कैरोसेल बेसिकली किचन कॉर्ड्स बनाता है। तो हम लोग इंडिया में ये ज़्यादा फेमस नहीं है। इंडिया में ज़्यादा क्या है, स्टेनलेस स्टील, जो कितने का आता है, 1500-2500 के आसपास आता है। तो ये लोगों का जो प्रीमियम सिंग्स है वो 8-9 हज़ार तक भी जाता है। एंड वो कॉर्ड्स से बनता है। अभी ये कॉर्ड्स क्या है ना, बेसिकली ग्रेनाइट 80% एंड 20% एक्रेलिक रेजिन के थ्रू है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा रहता है, फिनिश एकदम प्रीमियम लगता है। तो जो भी 5-6 करोड़ के ऊपर वाले घर हैं उधर नॉर्मली इंडिया में ये देख सकते हैं। एंड अभी वो ट्रेंड आ रहा है, समझ में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो इंडिया में अगर लेके आना है, इन लोगों को टाइप किसके साथ करना पड़ेगा, रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ टाइप करना पड़ेगा, और आर्किटेक्ट्स, इन लोगों के साथ जो किचन मॉड्यूलर किचन बनाते हैं उनके साथ टाइप करना पड़ेगा। सो दैट उधर से डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा और एक बार लोगों के घर पे लगेगा तो जाके लोग बात करेंगे, अच्छा अरे कहाँ से किया करके, राइट। एंड ये एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो कैरोसेल बेसिकली प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ही जाते हैं। तो उन लोगों का बिजनेस है ना, लगभग 80% एक्सपोर्ट्स है और 20% इंडिया बिजनेस है। तो चालू उन्होंने पूरा एक्सपोर्ट्स उधर से ही किया है। तो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस इनका B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस पे जाते हैं। मतलब ये लोग कॉर्ड्स बनाते हैं, किचन कॉर्ड्स बनाते हैं, एंड वो कोई और कंपनी को देता है, कंपनी कंज्यूमर को देता है। अभी इनका भी जो कॉर्ड्स है ना, वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड कॉर्ड्स है स्कॉक टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अभी एक जर्मन से कहाँ से तो लाया है उन लोगों ने, एंड वहाँ से वो लोग वो कर रहे हैं। एंड सिर्फ 4 कंपनीज है जो ये कर सकते टेक्नोलॉजी यूज़, वो भी है। तो इन लोगों के पास काफ़ी हद तक वो पावर है। एंड सेकेंडली बाकी जो भी कॉम्पिटिटर्स है, यूरोप वहाँ के कॉम्पिटिटर्स है, जिसकी वजह से ये लोग लो कॉस्ट प्रोड्यूसर भी है, सस्ते में भी बना सकते हैं सेम क्वालिटी। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस है। तो इन लोगों का मेजर बिजनेस एक्सपोर्ट्स के थ्रू आ रहा है, B2B कॉर्ड्स बिजनेस। समझ में आ रहा है आपको। तो ये इनका कॉर्ड सिंग्स वाला बिजनेस है। अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है टोटल मार्केट कॉर्ड्स का कितना है, 60 लाख। उसमें से जो स्कॉक टेक्नोलॉजी का बनता है वो अराउंड 50 लाख है, और उसमें से अपन कितना बनाते हैं, 10 लाख। मतलब स्कॉक टेक्नोलॉजी का बेसिकली कितना हो गया, 1/5, 20% अपन बनाते हैं स्कॉक टेक्नोलॉजी का, और पूरा मार्केट का अराउंड 16.67% अपन करते हैं। समझ में। मतलब स्कोप तो है बढ़ने का, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप तो है बढ़ने का। अभी हम लोगों को देखने का कि कंपनी कैसे ग्रो कर रहा है, कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, स्टेनलेस स्टील, जो अपना इंडिया में होता है स्टेनलेस स्टील उसका। बट ऑब्वियसली ये देखो कैसे दिखता है, अपने इधर से तो बहुत अलग है। तो ये भी उनका प्रीमियम प्रोडक्ट है। इट्स जस्ट दैट ये लोग स्टेनलेस स्टील ज़्यादा इंडिया में पुश करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली प्राइसिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो हम लोगों को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हो जाएगा कि अगर इंडिया में उनको ग्रो करना है तो ये लोग कैसे डेवलपर के साथ, रियल एस्टेट वो लोग के साथ मस्त तरीके से टाई अप करते हैं। तो वो हम लोग को एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। आज के तारीख में एक्सपोर्ट्स इज 80% एंड जो अपना इंडिया बिजनेस इज 20%। फ्यूचर में दे वॉन्ट टू टेक इट 50-50 एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस इज मेजॉरिटी B2B एंड इंडिया बिजनेस इज B2C। तो इंडिया का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा उनका मार्जिन्स बेटर होते जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि B2C में उनका खुद के ब्रांड से जा रहा है, तो खुद के ब्रांड से रियलाइजेशन भी ज़्यादा होता है, मार्जिन्स भी ज़्यादा होएगा उसके वजह से, बराबर है। तो वो उन लोगों का फ्यूचर है, उनको देखना है। तो स्टेनलेस स्टील का पार्ट ये है उनका। उसके बाद किचन अप्लायंसेस आता है। किचन अप्लायंसेस में भी उनका क्या है, चिमनी है, डिश वॉशर है, कुक टॉप्स है, बिल्ट इन ओवन्स है, ये सब क्या है उनका, अगेन प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जाता है। सब माइक्रोवेव ओवन्स तो इनका सस्ता भी होता है, नॉर्मली ओवन्स तो सस्ता, बट इन लोग प्रीमियम में जा रहे हैं। अभी तक है ना किचन अप्लायंसेस में वो लोग है ना मेजॉरिटी ट्रेडिंग करते थे, मतलब बाहर से मंगा लिया और बेच दिया, तो बीच का जो मार्जिन है उतना ही रखते थे। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये वाले एरिया में भी बहुत पोटेंशियल लग रहा है। अभी कुछ उनका 8-9% कुछ होगा रेवेन्यू, आई विल चेक इट, एंड वो लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो वो लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं, कुछ 2 लाख यूनिट्स उनको डालने का 2024 तक। समझ में आ रहा है। ये उनका 3 मेजर लाइन है। एक 4th लाइन उन्होंने चालू किया एक्विजिशन के थ्रू, सिल्मर टेक्नोलॉजी करके एक यूके बेस्ड कंपनी को एक्वायर किया है। दैट इज इनटू काउंटर टॉप्स। काउंटर टॉप्स इज व्हाट, ऐसा, ठीक है, प्रीमियम अगेन। बट ये जो बिजनेस है ये बिल्ड टू ऑर्डर है, मतलब जैसे ऑर्डर आएगा तभी बनाएंगे। तो इन्वेंट्री का लॉस नहीं होगा, स्टोरेज का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनका इन्वेंट्री का इतना इशू नहीं आता है। बट ये थोड़ा कम मार्जिन वाला बिजनेस है कंपेयर टू उनका बाकी बिजनेस, थोड़ा कम मार्जिन वाला बिजनेस है।
बट इसमें लीकेजेस भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि इन लोगों का इन्वेंट्री का लॉस नहीं है और केपेक्स भी एकदम ज़्यादा नहीं लगता। समझ में आया? तो इधर उनका ये एक चीज़ है कि सिल्वर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक्विजिशन भी काफ़ी अच्छा हुआ था, बट वो अभी एकदम डिटेल में जाएंगे नहीं। तो ये उनका फोर्थ लाइन ऑफ बिजनेस है। समझ आया? तो अगर मैं 2022 तक का देखूँ डेटा, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स वॉज 380 करोर्स, रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक वॉज 97 करोर्स, विच इज़ अराउंड 80% एक्सपोर्ट्स एंड 20% अपना इंडिया। बट वो टाइम पे 2022 में 77% क्वार्ट्स था, स्टील 14%, अप्लायंसेस 9%। बट अभी जो Q2 FY23 का देखोगे 56% क्वार्ट्स है, 12% स्टील सिंक्स है, 10% अप्लायंसेस है, 22% सॉलिड सर्फेसेस, ये अपना सिल्वर। बट ये ना एकदम ट्रू इंडिकेटर नहीं है क्योंकि क्या हुआ ना, लास्ट दो तीन क्वार्टर से क्या हो रहा है, इन लोगों का ना यूरोप में प्रॉब्लम चल रहा है, यूरोप का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, प्रॉब्लम चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से जो उनका कॉम्पिटिटर है उनको तो बहुत महंगा पड़ रहा है बनाने को, तो अपना एक तरीके से अच्छा पॉइंट हो रहा है। बट एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि उधर इन्फ्लेशन का सब इशू है ना, कंज्यूमर भी डिमांड कम कर रहा है, तो उसकी वजह से ना उनका सेल्स गिर गया है क्वार्ट्स का। तो ये जो एग्जैक्ट ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वेरएस उसका सेल्स गिर गया, लेकिन सॉलिड सरफेस टॉप्स का अभी भी चल रहा है क्योंकि सॉलिड सरफेस टॉप्स में इतना इशू नहीं आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट वो सरफेस टॉप्स वो सीधा डेवलपर के थ्रू बना रहे। जो बाकी का सिंक्स है ना, बहुत बार कंज्यूमर B2B है और B2B के बाद सीधा कंज्यूमर पे जा रहा है, तो इसके लिए ये वाले इसको इतना इंपैक्ट नहीं किया है सॉलिड सरफेस को। बट लगभग ये वाला रेशियो पे अभी बढ़ता है 56, ये मे बी 56 की जगह 60% कुछ होगा, स्टील सिंक 12%, ये 10% एंड ये 22%। ये समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखोगे, ये सब मैंने करके रखा हुआ है, अगर आप ग्रोथ देखोगे तो लगभग 26% ग्रोथ है सेल्स, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, 26% पे ग्रो किया है उन लोगों ने अपना क्वार्ट्स बिजनेस, एंड उनका स्टील सिंक बिजनेस अराउंड 21% किया है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। उनका अप्लायंसेस थोड़ा कम रेट पे ग्रो हुआ है, देखो सिर्फ 14% पे ग्रो हुआ है एवरेज, एंड अगर आप देखोगे इसका बेस अमाउंट भी कम है, तो अभी उनको लग रहा है कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, उनको ऐसा लग रहा है, तो वो लोग ऑब्वियसली कैपेसिटी डाल के खुद का करने वाले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है कि ये 43 करोड़ कैसे ग्रो होने वाला है फ्यूचर में, तो इसके लिए ये मैंने येलो में मार्क किया हुआ है। इतना समझा? उसके बाद कैपेसिटीज 2022 में 8,40,000 का कैपेसिटी था, एंड अभी उनका कुछ कितना 10 लाख, मतलब 1 मिलियन का अभी कैपेसिटी है। पहले वो लोग 2 लाख ऐड करने वाले थे, फिर नहीं किया उन लोग ने, इसके लिए यहाँ पे मैंने 10 लाख डाला है, फिर 2 लाख ऐड करने वाले थे, फिर वो लोग ने कैंसिल किया करके मैंने 12 लाख पे कैंसिल डाला हुआ है। ठीक है, उन लोग ने कैंसिल क्यों किया रहेगा, उन लोग ने खुद ने कॉन कॉल में बोला कैंसिल इसके लिए किया क्योंकि डिमांड नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, वो लोग बोल रहे कि और 2 क्वार्टर रुकना पड़ेगा, तो ये हम लोग को समझेगा। ठीक है, तो अभी उनका कितना है 10 लाख। 2022 के हिसाब से चलते हैं क्योंकि डेटा पूरा उसमें प्रॉपर है, तो वहां से मैं बताता हूँ। 8,40,000 था कैपेसिटी, स्टील सिंक्स का 90,000 था, अभी वो लोग और 90,000 ऐड कर दिया है उन लोगों ने, Q1 24 से मोस्ट प्रॉब्ली चालू हो जाएगा कमेंट्स करना, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर। अभी अपन फरवरी में नेक्स्ट वाला क्वार्टर में आ जाएगा, ये 90 का 180 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है देखो। ठीक है, तो स्टील सिंक भी वो लोग डबल कर रहे हैं कैपेसिटी, एंड अप्लायंसेस 7,000 ही है क्योंकि बाकी पूरा ट्रेडिंग के थ्रू हो रहा है, बाकी पूरा उन लोग खुद नहीं बना रहा है, ट्रेडिंग के थ्रू हो रहा है, सिर्फ 7,000 खुद का बना रहे हैं वो लोग यूनिट्स। अगर आप देखोगे 8,40,000 का जब कैपेसिटी है, वॉल्यूम्स कितना बिका 650, तो इन लोगों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकाला मैंने। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्वार्ट्स का अगर मैं एवरेज निकालूं लगभग 83% आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटा मोटी अज्यूम करके चल सकते हैं नॉर्मल टाइम्स पे 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। स्टील सिंक का अगर आप देखोगे 117, तो आप बोलोगे 117 कैसा हुआ भाई, वो क्या होता है 90,000 था, लास्ट ईयर का बिका नहीं रहेगा कुछ, तो वो ये साल भी बेच दिया उन्होंने एक्स्ट्रा, तो इसके लिए कैपेसिटी 100 के ऊपर लग रहा है। बट ये भी हम लोग लगभग एक 80% लेके चल सकते हैं कि नॉर्मल टाइम्स में 80 होगा। अप्लायंसेस को 686 इसके लिए आ रहा है क्योंकि 7,000 खुद का बनाया, बेचा उन्होंने 48,000, बाकी ट्रेडिंग के थ्रू किया है, तो इसके लिए तो ये एक्चुअली ऐसे ही डाला है, देखने लायक नंबर नहीं है अभी 80। ये 7,000 है अभी, वो लोग 2024 तक कितना करने वाले हैं 2 लाख का कैपेसिटी। इतना क्लियर है सबको? ये मैंने किया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कितना है उनका, डीलर नेटवर्क कितना है इंडिया में, तो ये भी ग्रो हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। वील हैव टू सी कि इंडिया बिजनेस कैसे ग्रो होने वाला है, वो हम लोग को एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा। अभी उसके बाद एक मैंने डेटा लिया है प्राइस रियलाइजेशन डेटा। प्राइस रियलाइजेशन डेटा कैसे किया है मैंने, काफी सिंपल है। प्राइस डेटा में मैंने क्या किया है, कितना रेवेन्यू आ रहा है क्वार्ट से डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम बेचा क्वार्ट्स का, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मेरे को क्या मिलेगा, लगभग एक क्वार्ट कितने में बिका है कि नहीं ऑन एन एवरेज, तो कितना आ रहा है 5,677 में बेच रहा हूं मैं INR पे। यही स्टील सिंक कितने पे आ रहा है
67 करोड़ डिवाइड बाय ये 1,05,000 बराबर। यहाँ पे प्राइस रियलाइजेशन ज़्यादा है, क्यों? नॉर्मली क्योंकि स्टील सिंक है वो उन लोग का मे बी इंडिया बिजनेस है, जिसमें उन लोग B2C जा रहे, तो उनका मार्जिन, उनका जो प्राइस रियलाइजेशन ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि खुद का B2C है तो मार्जिन ज़्यादा रख के बेचेंगे, तो इसके वजह से ये हो रहा है। ये उन लोग का B2B है, इसके लिए ये इससे कम है। और किचन अप्लायंसेस का देखोगे तो 8,000, क्योंकि वो और महंगा प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और इसमें अगर वो खुद का जाएंगे तो उनका और ज़्यादा मार्जिन हो सकता है। तो समझ में आया, ये ऑन एन एवरेज पर प्रोडक्ट रियलाइजेशन मेरे को मिल गया। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। इतना क्लियर है क्या? अभी है ना, मैंने क्या किया है, सारे प्रोडक्ट्स का ना लगभग मैंने एनफैट निकाला है। एनफैट क्या है? नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एनफैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर ये क्या होता है कि आपने फिक्स्ड एसेट पे कितना रुपया डाला। सपोज आपने केपेक्स किया है, सिंपल बताता हूँ, अगर आपने केपेक्स किया है 100 करोड़ का एंड आपका सेल्स हो रहा है उस 100 करोड़ से 20 करोड़ का, तो एनफैट कितना हुआ? 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 का एनफैट। मतलब 1 रुपया आप अगर फिक्स्ड एसेट में डालते हो वो साल आप 2 रुपया निकाल सकते हो। फॉर एवरी 1 रुपी यू आर पुटिंग इन टूवर्ड्स केपेक्स, आपका 2 रुपया निकल रहा है सेल पे। समझ में आया? तो हायर द एनफैट बेटर इट इज ऑब्वियसली। समझ में आया क्या? तो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे कॉट्स बिजनेस में, यहाँ पे कंपनी बोलता है उनका एनफैट अराउंड 3 के आसपास चलता है। तो हम लोग है ना, मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा थोड़ा बैक टेस्ट किया, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोला उनका, ठीक है? उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन लोगों ने दिया है 2022 FY 22 में कि February 21, एक मिनट, ये अच्छा February 21 का है, तो February 21, June 21, August 21, तो ईयर 2021 का उन लोगों ने क्या किया है, कितना केपेक्स है वो उन लोग ने दिया है। देखो ईयर 2021 में 1 लाख यूनिट्स बढ़ाया पहले, फिर 2021 में 140 भी बढ़ाया, फिर 2021 में 160 भी बढ़ाया, बराबर। और उनको केपेक्स कितना लगा? 30 करोड़ लगा पहले केपेक्स के लिए 1 लाख के लिए, फिर 1,40,000 के लिए 15 करोड़ लगा, फिर 160 के लिए 38। हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख नहीं सकते कि 1 लाख के लिए 30 लगा तो 140 के लिए कितना लगेगा, वैसे नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट बार जब आप केपेक्स करते हो तो आपको लैंड भी खरीदना पड़ता है, फैक्ट्री भी रहता है बहुत सारा। एक बार लैंड खरीद लिया, फैक्ट्री आ गया, वो फैक्ट्री को एक्सपेंड करने का इजी हो जाएगा अगर लैंड है तुम्हारे पास ऑलरेडी। तो ऐसे नहीं होता है 1,30,000 के लिए तो ये 1,40,000 के लिए उससे ज्यादा होगा। देखो कम है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी तुम लोग ने लैंड कभी इनकर किया रहेगा। समझ में आया? तो ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका डेटा देखना पड़ता है। तो कितना लिया है? 30, 15 एंड 38। तो आपका टोटल केपेक्स कितना गया है? 83 करोड़। उसके अगेंस्ट आपको कितना यूनिट्स मिल रहा है? 1 लाख, 1,40,000, 240 हुआ, 240 और 160, 4 लाख यूनिट्स। अपना रियलाइजेशन कितना था एक का? 5,677। तो बस मैंने वो मल्टीप्लाई किया 5,677 एक यूनिट का इंटू 4 लाख यूनिट, कितना होता है डिवाइड बाय करोड़ पे। तो अपने को कितना करोड़ आया? 227 करोड़। और केपेक्स इतना हुआ है, तो लगभग इनफैक्ट कितना आया? 2.74। उन लोग 3 बोल रहे हैं, अपने को 2.74, 2.75 विच इज ऑलमोस्ट क्लोज, बट हम लोग कंजर्वेटिव ही लेंगे हमेशा। विल नॉट गो विथ 3, विल गो विथ 2.75। ऐसा समझ में आया क्या? अभी है ना कंपनी ने, वो भी मैंने बोला कि कंपनी ने ना लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि 6 महीने में वो लोग शायद और 500,000 मतलब 5 लाख का और एक्सपेंशन कर सकते, फिर उन्होंने हॉल्ट किया है। फिर वो लोग ने बोला 2 लाख का एक्सपेंशन करेंगे, फिर वो हॉल्ट किया है उन्होंने, क्योंकि अभी डिमांड नहीं आ रहा है। डिमांड आएगा तो वो लोग बोल रहे 6 महीने में हम लोग डिमांड फुलफिल कर लेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी मेजर जो बल्क रेवेन्यू आता है वो कॉर्ड से आता है। तो हम लोगों का ट्रिगर पॉइंट ये रहेगा कि कॉर्ड्स का बिजनेस कैसे चलने वाला है फ्यूचर में, एंड सेकेंडली यूरोप का इन्फ्लेशन कैसे होने वाला है, कैसे ठीक होने वाला नहीं होने वाला है। अब ये 2 फोल्ड है। यूरोप का इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो गया, जो भी अपने कॉम्पिटिटर्स है जो स्कॉक टेक्नोलॉजी बनाते हैं उन लोगों के लिए कॉस्टिंग बढ़ गया, पावर एंड फ्यूल सबका कॉस्टिंग बढ़ गया। तो अपन ऑलरेडी चीप बेचते थे। तो यहाँ पे अगर अपन आएंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये वाला लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन कॉल से लिया है मैंने। माई क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग द कॉस्ट डिफरेंस। तो वो लोग ने क्या बोला, पहले ही हम लोग 20-25% कम बेचते थे, बट यूरोप में इन्फ्लेशन आने की वजह से वो जो कॉम्पिटिटर्स है उन लोग को और महंगा पड़ गया भाव। तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन तो वही भाव पे बेचते हैं। तो पहले 20-25% चीपर होता था, अभी 35-40% चीपर हो गया है हम लोग के लिए, तो और सही है। तो हम लोग और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जाएगा हम लोगों को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार इन्फ्लेशन जाने के बाद इनका कॉस्टिंग क्या होता है, हम लोग को उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी देखना बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। इतना समझ में आया? उसके बाद सेकेंड है स्टील सिंक्स। स्टील सिंक्स में अगर हम देखेंगे
90,000 का था, वो लोग ने क्या बोला है 180, मतलब और 90,000 डालने वाले, और वो 90,000 डालने के लिए उनको सिर्फ 11 करोड़ लगने वाला है, एंड इतना रेवेन्यू लगभग होगा तो 5 का इनफैक्ट बनता है, 5 का इनफैक्ट। उसमें कितना बन रहा था 2.74, स्टील सिंक्स में 5.23 का इनफैक्ट बन रहा है, क्योंकि अपना प्राइस रियलाइजेशन ज़्यादा है ना उसमें B2C, तो इसके लिए उसका इनफैक्ट बेटर है उससे। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद किचन अप्लायंसेस में भी हम लोग देखेंगे। किचन अप्लायंसेस में उन लोगों ने बोला है कि 20 करोड़ डालेंगे तो 120 करोड़ का सेल्स हो सकता है, अभी ये लोग ने क्लेम किया है। अभी वाला कॉन कॉल है ना, लेटेस्ट कॉन कॉल में उन लोग ने बोला है 80 करोड़ होएगा एक बार केपेक्स करने पे। तो उन लोगों ने एक्चुअली क्या बोला है, अभी कितना था 7,000 यूनिट्स है, वो लोग ने बोला है कि वो लोग 2 लाख यूनिट्स करना है उनको, बट 2 फेसेस में करेंगे, पहले 1 लाख फिर 1 लाख। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, 1-1 लाख का जब करना है उनको कुछ लगभग 10-10 करोड़ का केपेक्स लगने वाला है बस। तो केपेक्स कम और रेवेन्यू ज्यादा ना, तो वो लोग बोल रहे 6 का इनफैक्ट बनेगा। ठीक है, अभी वाले कॉन कॉल में वो लोग एक्चुअली और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, वो लोग ने लिखा है 80 करोड़ होएगा, 80 इंटू 2 करेंगे तो 160 हो जाता है, तो और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। मैं 120 लेके चल रहा हूँ, समझ में आया? मैं कंजर्वेटिव लेने को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ऐसा समझा क्या? 120 करोड़ वो लोग करेंगे 20 करोड़ के केपेक्स में। अभी कितना हो रहा है उनका, लगभग अभी उनका 43 करोड़ हो रहा है रेवेन्यू ऑलरेडी, क्योंकि अपने को ट्रेडिंग वाला भी देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 120 जब वो बोल रहे हैं वो ट्रेडिंग को हटा देंगे, बट पूरा का पूरा खुद करेंगे, तो 120 पे मार्जिन भी ज्यादा रहेगा उनका। इतना समझ में आया क्या? अच्छा, जब ये एक बार हो गया, उसके बाद ये एक्सपोर्ट वो सब दिया हुआ है। उसके बाद उन लोग ने बोला देखो लॉन्ग टर्म टारगेट इज टू गेट 50-50, इंडिया में 50 एंड यूरोप में 50। इंडिया में 50 लाना ना मुश्किल है, वो देखना है कि वो लोग कैसे अचीव करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद मैनेजमेंट का प्रेडिक्शन क्या है, Q2 FY23, मतलब ऐसे लगभग ऐसे सोचो कि जैन में, अभी वाला जैन पे ले लो, 2023 जैन में वो लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स मतलब 2025, अभी 23 में 24-25 मैनेजमेंट बोल रहे हैं 2 to 3 ना 26 पकड़ते। 26 में मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, 2026 ईयर में 2026 जब रहेंगे तभी मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, टारगेट कितना होएगा 1000 करोड़। अभी है ना हम लोग है ना कंजर्वेटिव रहने का ट्राई करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मैनेजमेंट जब बोलता है 3 ईयर्स ना, हम लेके चलेंगे 4 ईयर्स, तो हम बोल रहे भाई अभी नहीं, 2023 से 2026 नहीं, हम लोग बोल रहे 2027, ठीक है, 4 साल लेते हैं हम लोग और देखते हैं मैनेजमेंट जो 1000 बोल रहा है कितना अचीव कर सकता है। वो बोल रहा है 2026 में ही करेंगे, हम बोल रहे 27 ले ले भाई, और कितना होता है चेक करते हैं। तो हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे, ये वाला देख लो, बिल्ट इन अप्लायंसेस के लिए वो लोग कितना बोले 120 करोड़, बराबर है। कॉट सिंक्स में अभी करंटली कितना डाला है उन्होंने, 10 लाख, 1 मिलियन का है ना कैपेसिटी, वो लोग बोल रहे 1 मिलियन में उन लोग बोल रहे पोटेंशियली कितना बन सकता है 550 करोड़। बट मैं बोल रहा हूँ आगे जाके वो लोग ऑब्वियसली वो बढ़ाएंगे भी कैपेसिटी, मैं ये नहीं बोल रहा 1.5 मिलियन करेंगे, मैं बोल रहा हूँ 200 के ऐड करेंगे। तो 200 के ऐड करेंगे, सपोज वही भाव लेंगे हम लोग जो अपना रियलाइजेशन है 5677, तो 79 और 34 मैंने क्या किया है 2 लाख को बस स्प्लिट किया है, 70% एक्सपोर्ट 30% इंडिया। वो नहीं भी करते तो भी यही आंसर आता, 79 और 34 करोड़। यानी कि मैं कितना अज्यूम कर रहा हूँ, ये जो 120 करोड़ है, फिर ये 550 करोड़ है जो 10 लाख पे आएगा, और ये जो बाकी के 2 लाख पे कितना आएगा 79 और 34, बराबर है। उसके बाद जो स्टील सिंक्स है, स्टील सिंक्स में कितना आएगा 90 करोड़, वो उन लोग ने दिया है कि वो लोग मैक्सिमम पोटेंशियल में उनको लग रहा है 90 करोड़ आने वाला है। और जो सिल्वर है, सिल्वर में अभी कुछ 120-125 करोड़ बनता है, जो एक्विजिशन हुआ ना उसमें ही कुछ इतना बनता है, तो वो लोग ने 130 डाला है, तो रीजनेबल लगा मेरे को। ये एक्चुअली और भी बढ़ सकता है 130, बट मैं बोल रहा हूँ 130 रखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो बिल्ट इन अप्लायंसेस है उस पर 120 करोड़ लिया खुद से वहां से, फिर कॉट्स में मैंने क्या किया 550 और ये 79 और 34 ऐड किया, 79, 34 और 550 ऐड किया। फिर एक सिंक का मैंने 90 डाला और सिल्वर का 130 डाला। फिर मैंने क्या किया, अभी मुझे ये नहीं पता कि ये जो बिल्ट इन अप्लायंसेस है, आइडियली वो लोग है ना, देखो जितना मेरा नॉलेज है वो लोग कभी भी 100, जब ये लोग ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बोला मैक्सिमम पोटेंशियल रेवेन्यू, मेरा नॉलेज जहाँ तक है वो लोग मैक्सिमम पोटेंशियल रेवेन्यू हमेशा 80%, 85% के हिसाब से देंगे, समझ में आया। बट मैं श्योर नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं अज्यूम किया ये 100% बोल रहे हैं लोग, तो 80% मैंने किया, क्योंकि हम लोग ने देखा ना ऑन एन एवरेज 80% चलता है, तो 120 का 80% 96। सिमिलरली ये जो है ये भी उन लोग ने 80% पे ही दिया होगा,
बट मैं अज्यूम करता हूँ नहीं यार इसका भी 80% लेके चलते हैं अपन और कंजर्वेटिव रहते हैं। अभी एक किचन जो स्टील सिंक्स है मेरे को लगता है वो 90 अचीव हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कंजर्वेटिव दिया है, सिल्वर का भी कंजर्वेटिव दिया है। जब मैं ये चारों को ऐड करता हूँ ना तो 845 आता है। इधर मैंने 80% लिया ना, अगर ये 80% नहीं लेता ना तो देखो 1000 आ रहा है एग्जैक्ट जो उन लोगों ने बोला है। बट मैं बोलता हूँ नहीं यार 846 लगाते ना, 850 लगाते, 3 साल में भी नहीं, कितने साल में, 4 साल में। अभी हम देखते हैं हिस्टोरिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा है। तो अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ना 13, अभी क्योंकि अभी वाला देखना पड़ेगा रिसेंट, तो 21, 22 में सब 13.62 था। बट है ना ये वही टाइम है जब इनका पीक पे भी चल रहा था सेल्स। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आगे जाके सेल्स अच्छा होएगा तो 13.62 से के आसपास भी रह सकता है। मैं बोलता हूँ चलो 13 पकड़ लेते, कंजर्वेटिव रहते और 13 पकड़ लेते। तो मैंने क्या किया, इसका 13% निकाला। कितना अर्निंग्स हुआ इसका 13%, मतलब 110 करोड़। अगर ये 110 करोड़ करता है, इसका पी रेशियो जो है, सेंटीमेंट जो है कंपनी को लेके, मैं बोलता हूँ 25 रखते हैं। अभी कितना है, अभी भी उसका लगभग उतना ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी एक्चुअली ये रिजल्ट्स के टाइम पे अच्छा आ गया है उनका। कितना आ रहा है पी रेशियो, 23। तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये एक्चुअली अच्छा हुआ 25 से ज़्यादा भी हो जाएगा, बट मैं बोलता हूँ 25 ही पकड़ते हैं। तो मार्केट कैप कितना हो गया, दिस इंटू दिस, तो मार्केट कैप कितना हो गया 2752। आज के तारीख में मार्केट कैप कितना है 1341। ये 4 साल में डबल कर रहा है अपने आप को, मतलब कितना केगर, 20% सालाना, विच इज़ नॉट बैड। अगर मैं जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं उस हिसाब से चलूँ तो कितना होता है देखते हैं। अगर मैनेजमेंट ने क्या बोला है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है वो देखते हैं। मैनेजमेंट बोलता है कि अपन 1000 करोड़ कर देंगे और उसका 13% अगर अपन रखें तो कितना होता है 130 करोड़ बराबर। अगर ये हो गया ना तो पी रेशियो कम से कम 30 पे ट्रेड करेगा, जो सेंटीमेंट है ना कम से कम 30 पे ट्रेड करेगा। यानी कि ये मैं अभी एक सेकंड यहाँ पे ले लेता हूँ, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप आराम से इतना भी रह सकता है 3900, और वो भी कितने साल में, 3 साल में, जैसा आप मैनेजमेंट जो बोल रहा है। ये मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक गिन रहा हूँ, मैंने जो 20% गिना वो मैंने कंजर्वेटिव लिया। अभी अपन देखते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से कितना हो सकता है। तो मैनेजमेंट के हिसाब से ना 3900 डिवाइड बाई ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3x, 3 साल में 3 गुना। तो कितना केगर बनेगा, रेस टू 1/3, कितना आ रहा है 43%। बुरा है क्या, बट ये मैनेजमेंट बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई कंजर्वेटिवली अपन 20% कमा लेंगे, बट इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे 100%। तो ट्रिगर्स आपको क्या क्या देखना है ये कंपनी में, सबसे पहले आपको देखना है कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है क्या कॉर्ड्स का, क्योंकि वो उनका मेन बिजनेस है, तो वो आपको चेक करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यूरोप का इन्फ्लेशन का क्या है, क्राइसिस का क्या है, सॉल्व होने के बाद क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है इनको, एंड सब जो उधर का कंज्यूमर है डिमांड कर रहा है कि नहीं, वो कैसे समझेगा, अपना इन्वेंट्री बिकेगा जल्दी तो अपने को समझ में आएगा। ये अपना 2 ट्रिगर देखना है। फिर इंडिया का रेवेन्यू प्रोग्रेस क्या है, इंडिया का बढ़ रहा है क्या, तो वो भी देखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्या है ना, जब अपन पीक पे थे इनका, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स बताऊं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे ये देखो Q2 FY22 लास्ट ईयर 14.9%, ये उनका पीक था, समझ में आ रहा है। तो ये पीक पे तो आने नहीं वाला है, ऐसे हम लोग अज्यूम करेंगे। नॉर्मल टाइम पे अपन 13% कर पा रहे हैं क्या, वो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने अजम्पशन में अपन ने वो 13% लिया हुआ है। तो ये इसमें कुछ भी दिक्कत आया तो भी अपना वैल्यूएशन इधर उधर हो सकता है, तो ये भी एक देखना है। फिर सिल्वर टेक्नोलॉजी कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अपन ने एक्वायर किया है, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद ना थोड़ा सा रेड फ्लैग्स है कंपनी में, तो वो अभी थोड़ा फिनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को चेक रखना है। तो ये एक्चुअली तुम लोगों का ट्रिगर पॉइंट्स है। अगर आप एवरी क्वार्टर ये चेक कर रहे हो एंड अगर कंपनी वैसे ही जा रहा है जैसे अभी अपन ने बोला है, तो इट्स अ वेरी गुड बाय। समझ में आया, तो वो हम लोगों को देखना है। तो ऑब्वियसली ये हम लोग वॉच लिस्ट में डालेंगे, वॉन लिस्ट का बात नहीं आता है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा बैलेंस शीट और कैश फ्लोज देखेंगे। अभी जैसा मैंने लास्ट टाइम भी किया था डॉलर इंडस्ट्रीज के लिए, व्हाट आई हैव डन इज वेरी सिंपल।
अभी सपोज ट्रेड रिसीवेबल मेरा 83 का 100 हो रहा है, यानी कि रिसीवेबल बढ़ रहा है, मतलब मुझे पैसा नहीं आया ना, दैट्स अ बैड थिंग फॉर मी। तो मैंने क्या किया है, एसेट्स को दिस माइनस दिस किया है, सिंपल रखा है, एसेट्स को दिस माइनस दिस, पूरे सब एसेट्स को ऐसे कर किया है मैंने, सारे एसेट्स को दिस माइनस दिस करके रखा है मैंने। उसके बाद जो भी लाइबिलिटी इक्विटी है उसको मैंने कैसे किया है, 22 माइनस 21, क्योंकि अगर देखो 186 का अदर इक्विटी था वो 248 का हुआ है, यानी कि क्या हो गया है, बढ़ गया है, यानी कि अपना अर्निंग्स बढ़ा होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स वाला पार्ट इधर से इधर बढ़ा है तो। बट उसके साथ अपने को ये भी देखना है कि ये ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया तो अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से भी ये बढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक और बेटर तरीके से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है करके। ऐसे समझो, इक्विटी होता है, इसमें ना आपका पेड अप भी आता है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पार्ट है ना वो आपका अदर इक्विटी में जाता है, समझा। तो सपोज आपका इक्विटी है, उसमें आपका जो फेस वैल्यू स्टार्टिंग में आपने 10 रुपये में खरीदा है, आपने एक स्टॉक 10 रुपीज़ का था जब आपने बिजनेस चालू किया, ठीक है, एक स्टॉक 10 रुपीज़ का, ऐसे आपका 100 स्टॉक्स है आपके पास, तो कितना हो गया स्टार्टिंग में पेड अप आपका 10 रुपया इंटू 100 बराबर। अभी नेक्स्ट टाइम आप अभी सपोज 10 रुपये का स्टॉक था, अभी 100 स्टॉक है, अगर आपका 50 स्टॉक आपने 50 नहीं 20 स्टॉक आपने एक्स्ट्रा कर दिया, बट अभी 1 साल या 2 साल या 3 साल, सपोज ये अपन 2015 पे कर रहे हैं, अभी उसके बाद आपने 2022 में किया, 2022 में आपका ये शेयर का भाव भी तो ऊपर गया रहेगा ना, ये खुद 10 रुपये का सपोज 60 रुपया हो गया है, एंड इधर आपने कितना किया 120, 20 स्टॉक आपने एक्स्ट्रा किया, तो कैसे आएगा मालूम है क्या, पेड अप में कितना आएगा, पेड अप में आएगा 10 इंटू 120, 1200, लेकिन जो बाकी का है ना, कितना स्टॉक्स अपन ने एक्स्ट्रा किया, 20 स्टॉक्स ना एक्स्ट्रा, तो वो देखो कैसा है, स्टार्टिंग में 10 रुपया आया, जब 2022 में मैं इशू करूंगा ना, मैं 60 रुपया ले रहा हूं, तो 10 रुपया का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, बाकी जो 50 है 20 स्टॉक का वो यहाँ पे आ जाएगा अदर इक्विटी में। तो हम लोगों को यहाँ पे ना देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप एनालिसिस कर रहे हो कि आपका जो अदर इक्विटी वाला पॉइंट है ना, वो यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो वो अर्निंग्स की वजह से बढ़ रहा है, बट आपको देखना पड़ेगा ये सेम है क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5.19 है, ये 5.34 हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज है पूरा अर्निंग्स की वजह से नहीं है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से भी है, वो भी आपको समझना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एनीवे ये वाले साल के लिए नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। हम लोग ने क्या किया, ये वाला टाइम पे तो कोई डाइल्यूशन नहीं है, बट यहाँ पे डाइल्यूशन हुआ है इक्विटी में, तो ये कंपनी ने काफ़ी बार डाइल्यूट किया है, देखो अपना शेयर्स, तो वो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड में डाला हुआ है। एनीवे ये 186 का 248 हुआ है, तो 62 का एडिशन, ऐसे समझो। बोरिंग 72 था, अभी 98 हुआ है, मतलब मैंने बोरो किया ना तो इनफ्लो आया, तो वो पॉजिटिव। ऐसे करके मैंने इनफ्लो पॉजिटिव, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का करके रखा हुआ है पूरा, ठीक है। ये दोनों लगभग टैली करना चाहिए, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आइटम्स है वो लिया है यहाँ पे और यहाँ पे, समझा। मतलब ऑब्वियसली कहाँ से अगर मेरे को पैसा डालना है तो कहीं से आना चाहिए ना, तो यहाँ पे अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे तो आपको एक मस्त चीज़ मिलेगा। यहाँ पे जो इनफ्लो हो रहा है ना उसका 36% अर्निंग्स की वजह से हो रहा है, 30% बोरोइंग की वजह से हो रहा है। मतलब जो इनफ्लो आया है ये साल कहाँ से आया, कंपनी के अर्निंग्स की वजह से आया और बोरोइंग्स की वजह से आया, लेकिन 22% इनफ्लो किसकी वजह से आया, ट्रेड पेबल्स, मतलब जो पे करना था मैंने पे नहीं किया। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ऐसा अगर फेस वैल्यू पे देखेंगे तो बुरी बात है, करना चाहिए ना, तो ये एक चीज़ है। सेकेंड, आउटफ्लो कहाँ पे हो रहा है, 10% रिसीवेबल पे हो रहा है, रिसीवेबल पे हो रहा है मतलब जिस दर मेरे को मिलना चाहिए था पैसा वो नहीं मिला, तो बुरी बात हुई ना ये भी, तो ये भी बुरी बात है। और इन्वेंट्री में अटक गया मेरा, 28% अटक गया इन्वेंट्री पे, क्यों, क्योंकि यूरोप में प्रॉब्लम था तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। यानी कि पेबल्स में भी प्रॉब्लम, इन्वेंट्री में भी प्रॉब्लम, रिसीवेबल, मतलब वर्किंग कैपिटल इशू होने का चांस है। एंड बाकी कहाँ पे गया, नेट पीपीएनडी के टुवर्ड्स। समझ में आया कैसे सोचने का रहता है। तो नेट ऐसे देखो, एक साल का नहीं देखने का रहता है, अपने को बहुत सालों का देखने का, बट मैंने एक साल में देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है वर्किंग कैपिटल का शायद प्रॉब्लम रहेगा। तो बेस्ट तरीका क्या मालूम है चेक करने का कि वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है या नहीं है। मैंने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट एंड सीएफओ कैश फ्लोज को कंपेयर किया। देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं मेरे बुक्स में दिखा रहा हूँ ना नेट इनकम में, अगर मैं दिखा रहा हूँ मेरा इनकम है ना फॉर अ पर्टिकुलर ईयर 100 करोड़ है, बट मैं जब कैश फ्लो में देख रहा हूँ तो सिर्फ 60 करोड़ ही आया है, 60 करोड़, यानी कि प्रॉब्लम है ना वर्किंग कैपिटल। क्या हो सकता है, मैंने जिसको माल बेचा उधर से पैसे नहीं आए, रिकॉर्ड तो कर लिया इनकम स्टेटमेंट में, पैसे नहीं आए। दूसरा हो सकता है इन्वेंट्री में पैसा अटक गया करके कैश फ्लो मेरा कम दिख रहा है, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है।
तो मैंने क्या किया, 1 साल का नहीं देखा, मैंने सबसे पहले तो एबिटडा लिया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्री अमोर्टाइजेशन, और उसमें मैंने टैक्स लेस किया, इनकम स्टेटमेंट में जो टैक्सेस होता है तो उसको अपने हम लोग क्या बोलते हैं, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने लास्ट 11 ईयर्स का 2011 से 2022 को गिनते हुए 11 ईयर्स का डेटा लिया, ठीक है, एंड सिमिलरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पोस्ट टैक्स लिया, ये दोनों को मैंने ऐड किया। नो पैट को ऐड किया तो कितना आ रहा है, 324 करोड़, लेकिन जब सीएफओ को ऐड कर रहा है तो कितना आ रहा है, 200 करोड़। यानी कि मैं श्योर हो गया कि भाई वर्किंग कैपिटल का इशू तो है ये कंपनी में। मतलब 300 करोड़ का जब 300 करोड़ का जब इनकम दिखा रहा है उसका सिर्फ 62% कलेक्शन है, बाकी का पैसा बाद में आएगा। यानी कि वर्किंग कैपिटल का इशू है इनको, और वर्किंग कैपिटल के इशू के वजह से ही उनको या तो लोन लेना पड़ रहा है या तो इक्विटी लेना पड़ रहा है, इसके लिए डाइल्यूशन हो रहा है उनका। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। देखो इनका डेट टू इक्विटी भी है, ऐसा नहीं कि डेट टू इक्विटी नहीं है। पहले तो उनका 1:1 था, मतलब जितना इक्विटी उतना डेट, फिर अभी वो धीरे धीरे कम हो गया, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, वो भी एक अच्छा साइन है कंपनी का। बट ये प्रॉब्लम है तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यही मैंने यहाँ पे ट्रिगर पे डाला हुआ है, मैं बताता हूँ वो ट्रिगर क्या है, कैसे आपको चेक करना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना सिंपल 3 चेक लगाया, सेल्स ग्रोथ और डेटर ग्रोथ को देखा, और सेल्स ग्रोथ और इन्वेंट्री का फिनिश गुड्स का ग्रोथ देखा, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स आता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स देखा, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि डिमांड है करके रॉ मटेरियल मंगा रहा हूं, बट इन्वेंट्री का फिनिश गुड्स बढ़ रहा है मतलब मेरा माल नहीं बिक रहा। तो मैंने क्या किया, सेल्स ग्रोथ देखा, सेल्स ग्रोथ उनका 24% है ऑन एन एवरेज, और डेटर ग्रोथ उनका 21% है ऑन एन एवरेज। यानी कि डेटर से तो मेरे को पैसा मिल रहा है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होता, जब सेल्स ग्रोथ 24% और डेटर ग्रोथ 30-40% है, तो प्रॉब्लम है। तो अपन बोल सकते हैं कि अपन है ना अपना माल को पुश कर रहे हैं कि डेटर, अब हम लोग बोल रहे सामने वाले को कि भाई तू माल ले ले, तू पैसा लेट दे अपने को। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, आपका सेल्स ग्रोथ 24% है, आपका डेटर ग्रोथ उससे ज्यादा रहता है नॉर्मली, बट वो केस तो नहीं है। बट अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे और इन्वेंट्री का फिनिश गुड्स देखोगे, इन सेल्स ग्रोथ कितना है 24%, इन्वेंट्री ग्रोथ कितना है 35%। यानी कि इन लोग ने इन्वेंट्री स्टॉक हो रहा है उनका, बट पैसा आने का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, B2B, तो उसका इशू नहीं हो रहा है। बट इन लोगों का इन्वेंट्री स्टैक हो रहा है, और उसमें भी अगर आप देखोगे 2022 में सबसे ज्यादा स्टैक हुआ है, क्योंकि वहां से प्रॉब्लम्स चालू हो गया इन्फ्लेशन का। तो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या है अभी देखना, फाइनल एक ट्रिगर, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेल्स ग्रोथ वर्सेस इन्वेंट्री ग्रोथ फिनिश गुड्स, ये अपना इनलाइन आ जाना चाहिए। तो ये हम लोगों का 6 ट्रिगर्स है जो हम लोगों को देखना है। उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। बट ये कंपनी ऑब्वियसली वॉच लिस्ट में, क्योंकि ये कंजर्वेटिवली हम लोगों को एक अराउंड 20% कमा के दे रहा है। क्लियर है?